दोस्तों फाइनली हमने एंटर कर लिया मेरी कंट्री नंबर 110 और पूरी दुनिया की सबसे गरीब कंट्री बुरुंडी। भाई मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि भी इतना गरीब देश भी इतना महंगा पड़ेगा। जिस हिसाब से खर्चे भी होने लग रहे हैं फिर होंगे। दोनों की पॉपुलेशन सिमिलर है, एरिया सिमिलर है, लेकिन आज के दिन रवांडा जो सबसे साफ कंट्री है अफ्रीका की, सबसे क्लीनेस्ट है, जिसकी कैपिटल को सिंगापुर ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, वहीं ऑन दी अदर हैंड बुरुंडी इज द पूरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यानी कि इस देश में 1 लीटर पेट्रोल है 1200 रुपए का और इस देश के लोग कमाते हैं महीने में 1200 रुपए। तो एक इंसान को 1 लीटर तेल खरीदने के लिए पूरा महीना काम करना पड़ेगा। ये $20 टैक्सी वाला हमसे मांग रहा था ना, महीने की लोगों की सही में कमाई होती है इतनी एक महीने की। ओ भाई साहब लाइन देखना बसों के लिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से। सिंगापुर ऑफ अफ्रीका, क्लीनेस्ट सिटी इन अफ्रीका, सिटी ऑफ पीस के नाम से जाने जाने वाले इस शहर किगाली से, विच हैपेंस टू बी द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ रवांडा। रवांडा जो कि एक एंटायरली लैंडलॉक देश है ईस्ट अफ्रीका में और जो कि पूरे अफ्रीका का लीस्ट करप्ट देश और सबसे साफ देश भी माना जाता है। और अगर आप दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट देखोगे, उस लिस्ट में सबसे ऊपर आपको नाम दिखेगा बुरुंडी देश का, जो कि जैसा मैंने बताया रवांडा देश का पड़ोसी देश भी है। इस देश में कुछ दिन बिताने के बाद अब समय आ गया इस देश को अलविदा कहने का और इसके पड़ोसी देश और दुनिया के सबसे गरीब देश बुरुंडी में जाने का। अगर आप रवांडा देश का मैप देखोगे तो इसके पड़ोसी देश आपको दिखेंगे युगांडा, DRC, बुरुंडी और तंजानिया। और इससे पहले था मैं युगांडा देश, और युगांडा देश से बॉर्डर क्रॉस करके मैंने एंटर किया था रवांडा में। अब रवांडा से बॉर्डर क्रॉस करके मेरा प्लान था बुरुंडी देश जाने का, लेकिन फिलहाल रवांडा और बुरुंडी के बीच में जो लैंड बॉर्डर है वो बॉर्डर बंद है। इसलिए मेरे को मजबूरन रवांडा की कैपिटल सिटी किगाली से बुरुंडी की लार्जेस्ट सिटी बुजुम्बुरा फ्लाइट लेके जाना पड़ेगा। और अभी से ठीक 2.25 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है किगाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बुजुम्बुरा की। तो जल्दी से चलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं, पहुंचते हैं एयरपोर्ट, पकड़ते हैं अपनी फ्लाइट। पहली बारी मैं रवांडा एयर से फ्लाई करने वाला हूँ, इससे पहले मैंने कभी फ्लाइट नहीं ली रवांडा की फ्लाइट। पहली बारी मैं रवांडा एयर से फ्लाई करने वाला हूँ, इससे पहले मैंने कभी फ्लाइट नहीं ली रवांडा एयर की। और उम्मीद करता हूँ फ्लाइट अपनी मिस ना हो, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिख रखा था कि फ्लाइट उड़ने से 4 घंटे पहले आपको चेक इन काउंटर पे पहुंचना पड़ेगा। गाड़ी अपनी यहीं पे बाहर ही आ गई जो मैं छोड़ आएगी एयरपोर्ट। चलो गाड़ी में बैठते हैं एक बारी, लेट्स गो। हम 2 जने ट्रैवल कर रहे हैं, मेरे साथ में मनोज भी है, ट्रैवलिंग मंत्रा के नाम से जिनका चैनल है। भाई चलाने लग रहा है गाड़ी जो हमें एयरपोर्ट छोड़ आएगा। कितने बजे की है फ्लाइट? 3:40 की। 3:40 की। अभी क्या टाइम हो गया? 1:45। 1:45 हो गया। और उन्होंने यूँ लिख रखा था ना 4 घंटे पहले आना है। 4 घंटे पहले लिखा। चलो भाई बस होपफुली करने दे चेक इन। कुछ नहीं पता इनका, ये पहले उड़ा देते हैं फ्लाइट। युगांडा में क्या हुआ, हम युगांडा एयरपोर्ट पे बैठे, टाइम से पहुंच गए। युगांडा में तंजानिया था ना, तंजानिया में किलीमंजारो। हाँ किलीमंजारो एयरपोर्ट से हमारी युगांडा की फ्लाइट थी, युगांडा एयर की। जाके हम चेक इन वगैरह करके टाइमली बैठ गए लॉन्च में, लेकिन उन्होंने पहले उड़ा दी फ्लाइट। और लॉन्च में बुलाने आ गए फ्लाइट उड़ने से 1 घंटा पहले, क्योंकि चलो चलो तुम्हारे नाम की अनाउंसमेंट हो रही है, अभी तक यहाँ पे क्यों बैठे हो, जल्दी उड़ो। कुछ नहीं पता भाई इनका। ये है बाकी इधर प्रेसिडेंट का घर पीछे जो गया, पॉल कगामे, जो कि रवांडा देश के प्रेसिडेंट है पिछले 25 सालों से। दोस्तों 1994 में ना रवांडा देश में एक जीनोसाइड हुआ था, जिसमें इस देश की 15% पॉपुलेशन तो मरी गई थी। फिर फाइनली 2000 आते आते देश ने थोड़ा अपने आप को संभाला। देश की कंडीशन अभी भी काफी फ्रेजाइल थी 2000 में, लेकिन ये एक विजन 2020 बनाते हैं जब इनके प्रेसिडेंट बनते हैं कि भी आने वाले 20 सालों में हम एजुकेशन पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा बजट लगाएंगे, जिन लोगों के जीनोसाइड में घर तबाह हो गए उन्हें नए घर बना के देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट अपना स्पेंड करेंगे। इसके साथ साथ ही देश में सफाई करेंगे, साफ सुथरा बनाएंगे और देश में कहीं भी गंदगी ना रहे। देखो साथ ही में इंडियन एम्बेसी भी आ गई, देखो भारत का झंडा। और इसी के चलते फाइनली 2020 आते आते इस देश ने काफी चीजें अचीव भी कर ली। रवांडा देश को सबसे साफ देश कहा जाता है अफ्रीका में, एंड इट इज ऑल्सो द मोस्ट कम्पिटिटिव इकोनॉमी इन अफ्रीका। और इसके साथ ही में पूरे अफ्रीका में सबसे आसान जगह है कोई भी बिजनेस करने के लिए। देश इतना साफ है, किगाली की सड़कें इतनी साफ है, काफी सरप्राइज करा इस शहर ने मुझे, क्योंकि मैं ये सोचता था अफ्रीका के इतने मुल्क ट्रैवल करने के बाद और दुनिया के लगभग 110 देश ट्रैवल करने के बाद कि ना नॉर्थ अफ्रीका के अलावा पूरे अफ्रीका के सारे बड़े शहर एक समान है। पर ऐसा नहीं था। किगाली ने मेरे को काफी सरप्राइज करा, क्योंकि आमतौर पे बड़े शहरों में अफ्रीका में वही मतलब भीड़ भड़ाका, केओस और करप्शन और क्राइम्स, कुछ एग्रेसिव लोग आपको मिलते हैं, ये सारी चीजें आमतौर पे देखने को मिलती है। पर किगाली में ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत फ्रेंडली लोग, करप्शन बिल्कुल ना के बराबर, सड़कें एकदम साफ, बहुत ही मजेदार था। हालांकि वेदर चेंज होता रहता है, कुछ नहीं पता, बारिश होने लग रही है, फिर एकदम धूप आ जाएगी, फिर दोबारा बारिश हो जाएगी। उस वजह से ज्यादा कुछ प्लान कर नहीं पाया, ज्यादा चीजें मैं कर नहीं पाया जितना मैंने सोचा था। पर फिर भी अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस रवांडा किगाली में।
अब साल 2020 तो आ गया, लोगों की लिटरेसी रेट बढ़ गई, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, बच्चों के लिए यहाँ पे पढ़ाई फ्री है, हर बच्चा आपको यहाँ पे स्कूल जाता दिखेगा। देश की मोस्टली पॉपुलेशन रवांडा की यूथ है एंड इट इज वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। और बच्चों के लिए पढ़ाई फ्री है तो 95% ज्यादा यूथ इनकी स्कूल जाती है और मोस्टली पॉपुलेशन है भी यूथ की। तो सड़क पे सारा टाइम आपको बच्चे दिखेंगे बैग टांगे स्कूल से घर जाते हुए, सड़क पे चलते हुए बहुत ज्यादा बच्चे दिखते हैं कि मतलब स्कूल से जस्ट निकल के आए, पढ़ने लग रहे हैं। और रवांडा और बुरुंडी जिस देश में वो भी जाने लग रहे हैं, इन दोनों के बीच में भी काफी सिमिलैरिटीज है। दोनों देश का एरिया लगभग 27-28 हजार स्क्वायर किलोमीटर है। दोनों देश की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 14 मिलियन के करीब है। बुरुंडी की थोड़ी ज्यादा है, इसकी 14 मिलियन से थोड़ी सी कम है, यानी कि वही 1,40,45,00,000 जिस देश में हम अभी जाने लग रहे हैं। दोनों देश पहले जर्मनी ईस्ट अफ्रीका का पार्ट थे। दोनों देशों में बेल्जियम ने कब्जा करा, बेल्जियम से इन्हें आजादी मिली 1962 में। दोनों देशों में पहले किंगडम्स होते थे, इधर किंगडम ऑफ रवांडा था बुरुंडी में, उधर किंगडम थे। फिर किंगडम के बाद दोनों देश बने, जर्मनी ईस्ट अफ्रीका का पार्ट। उसके बाद दोनों देशों में बेल्जियम आया, बेल्जियम का राज रहा। फिर दोनों देशों को आजादी मिली 1 जुलाई 1962 को। और ये जो टेरिटरी भी होती थी ना रुवांडा उरुंदी, इसकी कैपेसिटी होती थी बुजुम्बुरा, जिधर हम आज जाने लग रहे हैं। हालांकि जब ये अलग हुए तो रवांडा की कैपिटल बनी किगाली, जो कि एक आम सिटी होती थी। पहले किगाली में ऐसा कुछ नहीं था, सिंगापुर जो बना है आज के दिन ही बना है। और बुरुंडी कैपिटल है गिटेगा, जो कि उनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, लेकिन लार्जेस्ट सिटी आज भी उनकी बुजुम्बुरा ही है। ज्यादातर फ्लाइट्स के कनेक्शन और सारी चीजें आपको बुजुम्बुरा से ही मिलेंगे। लेकिन काफी सिमिलैरिटीज है, इन दोनों की भाषा भी सिमिलर सी है और दोनों का पास्ट काफी सिमिलर रहा है। दोनों की पॉपुलेशन सिमिलर है, एरिया सिमिलर है। लेकिन आज के दिन रवांडा जो सबसे साफ कंट्री है अफ्रीका की, सबसे क्लीनेस्ट है, जिसकी कैपिटल सिटी को सिंगापुर ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, बिजनेस करना बहुत आसान है, काफी कंपेटिटिव कंट्री है। वहीं ऑन दी अदर हैंड बुरुंडी इज द पूरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो मतलब दो भाई आप देख सकते हो, एक ने कितना प्रोग्रेसिवली डेवलप करा और दूसरे देश के हालात आज के दिन बहुत ही बेकार है। दोस्तों आज महीने का 3rd सैटरडे और आप देख सकते हो सड़कें काफी साफ है, मतलब हर जगह ना आपको साफ सफाई दिखेगी, रवांडा में गंदगी नहीं दिखेगी। और अभी 3rd सैटरडे है, जो 4th सैटरडे होगा ना, हर 4th सैटरडे में महीने के सरकारी छुट्टी होती है, नेशनल हॉलीडे होती है और मनाया जाता है उमुगांडा। उमुगांडा के दिन हर इंसान को सुबह 8 बजे से 11 बजे वॉलंटरीली अपने घर से बाहर निकल के सड़कों की साफ सफाई करनी होती है। और ये चीज़ कंपलसरी है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको फाइन या पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। और चाहे आप कोई भी हो, आप देश के मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, आम इंसान हो, हर इंसान बाहर निकल के सड़कों की सफाई करेगा। और इसीलिए लोग सड़क पे गंदगी फैलाते ही नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि भी खुद ही साफ करना पड़ेगा महीने के लास्ट सैटरडे को। तो सड़कें एकदम साफ मिलेगी, चमकती हुई, हर चीज़ एकदम बढ़िया। वहीं पहले और 3rd संडे के दिन ये लोग कार फ्री डे भी बनाते हैं, जब किगाली शहर के मोस्टली पार्ट्स में कार चलाना बैंड होता है। तो गाड़ियाँ नहीं चलती, लोग ज़्यादातर सैर करते हैं और डॉक्टर्स के द्वारा फ्री चेकअप्स भी किए जाते हैं। हर कुछ ही मीटर्स पे आपको ऐसे पुलिस वाला खड़ा मिल जाएगा। काफ़ी सेफ कंट्री है, रात को आप इधर सैर भी कर सकते हो। क्राइम बिल्कुल ना के बराबर है, काफ़ी कम है। ये देखो सड़क पे जेब्रा क्रॉसिंग्स बनी हुई है और लोग गाड़ियाँ रोक लेते हैं खुद अपने आप ही, ताकि पेडेस्ट्रियन सड़क पार कर सके। मतलब ये नज़ारे अफ्रीका में रेयरली ही दिखते हैं कि भी इतने अच्छे से चीज़ें मैनेज हो। फुटपाथ बना रखे हैं पेडेस्ट्रियंस के लिए, जेब्रा क्रॉसिंग्स बना रखी है, लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, गाड़ियाँ रुकती है और तरीके से लोग एक मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में गाड़ी चलाते हैं या सड़कों पे उतरते हैं। आज ना यहाँ पे कोई साइकिलिंग इवेंट था, जिस वजह से सारे शहर में जाम लगा हुआ था, पूरा शहर बिल्कुल जाम था। और मैं बाइक पे घूमने निकला था, मैं भी जाम में फंस गया था। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी, वैसा हाल होता तो हम एयरपोर्ट पहुँच ही नहीं सकते थे किसी भी हाल में। अब फिर भी गाड़ियाँ कम होगी, 1-2 घंटे पहले तो इसके यूँ मान लो 10 गुना गाड़ियाँ थी इन रोड्स पे। भाई अभी एयरपोर्ट पे घुसने से पहले हमारी तलाशी ली गई, मतलब गाड़ी रोकी और गाड़ी का सामान उतार के बाहर रखा। कुत्ते आए, कुत्तों ने सामान सूंघा और हमें भी मशीन के अंदर से पास करना था। पहली बार देखा मतलब कि भी एयरपोर्ट से अभी भी हम कुछ मीटर दूर है, सड़क पे ही रुकवा के एयरपोर्ट की प्रीमिसेस में एंटर करने से पहले ही ऐसी तलाशी ली जाए। ये आ गया किगाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलो भाई फाइनली पहुंच तो गए, बाकी ज़्यादा नहीं लगी तलाशी में, 2 से 3 मिनट में सारा काम हो गया था फटाफट। भीड़ नहीं थी क्योंकि खाली पड़ा था वो इलाका। चलो भाई घुसते एयरपोर्ट के अंदर, गाड़ी वाले भाई को कह दिया अलविदा, डिपार्चर्स इधर यहाँ। चलो बाकी इधर भी इन्होंने लिख रखा है एयरपोर्ट पे, बी अवेयर ऑफ स्निफर डॉग्स, रवांड एयर। चलो भाई ढूंढते हैं, मेरे ख्याल से सिर्फ रवांड एयर ही दिख रही है मेरे को तो यहाँ पे, और कोई दिख ही नहीं रही एयरपोर्ट पे। कीनिया एयरवेज भी चलती है जो जाती है यहाँ से वैसे बुजुम्बुरा, पर वो पहले नायरोबी जाएगी फिर जाएगी बुजुम्बुरा। बुजुम्बुरा कमर्शियल कैपिटल है बुरुंडी की, और गिटेगा है पॉलिटिकल कैपिटल। वैसे तो इथियोपियन भी आती है इधर, वो देखो KLM भी कई आती होगी, पर अभी टाइम इसी का है रवांड एयर का फिलहाल, हम जिस टाइम आए एयरपोर्ट। लो भाई बोर्डिंग पास मिल गया
अब चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ। और हालांकि बुरुंडी देश के लिए, अपन इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, पर ऑनलाइन दिखाता नहीं आईटा की वेबसाइट पे। तो मुझे डर था कि ये फ़्लाइट का बोर्डिंग पास देंगे या नहीं देंगे, पर दे दिए इन्होंने। अब वहाँ पहुँच के अपन वीज़ा ऑन अराइवल ले लेंगे एयरपोर्ट पे। कुछ ऐसे नज़ारे हैं। एयरपोर्ट है तो सुंदर यार की गाली का, देखो बाहर भी हरियाली, पेड़ पौधे वगैरह ना, आसमान ही बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पे भी पौधे वगैरह रख रखे हैं। चलो चलते हैं, इमिग्रेशन कराते हैं, फिर करते हैं सिक्योरिटी। भाई अनाउंसमेंट करने लग रहे हैं फ़्लाइट 482 जो कि हमारी है बुजुम्बरा के लिए। अभी वक्त हुआ 1:38, फ़्लाइट है 3:40 की, और बोल रहे हैं कि भी बोर्डिंग गेट पे आ जाओ अभी से, जबकि बोर्डिंग पास पे लिख रखा है कि बोर्डिंग टाइम 2:40 है, अभी से 1 घंटा 2 मिनट बाद में। अब ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं जल्दी बोर्डिंग गेट पे आ जाओ। क्या करते हैं ये लोग, मेरे समझ में नहीं आता। पहले ही बुला लेते इतना। इनकी घड़ी भी आगे और 2-2.5 मिनट, अभी 1:40 नहीं हुई, लेकिन इनकी घड़ी में लिख रखा है 13:42, और अपनी फ़्लाइट लिखी नहीं अभी तो इस पर। वो लिखा हुआ है ऐसे बोर्डिंग गेट्स। हम इधर आगे क्योंकि हम शायद थोड़ी देर लॉन्ज में बैठ जाएंगे, पर पता नहीं इनको भी क्या जल्दी मची हुई है। बाकी भाई इमिग्रेशन और सिक्योरिटी आसानी से हो गया, कोई भी हैसल नहीं आई, दिक्कत नहीं आई। तुरंत उन्होंने स्टैम्प मार दी, खाली पड़ा था इमिग्रेशन की। सिक्योरिटी पे भी अच्छी बात क्या थी, बैग्स वगैरह और हमारी तलाशी ली, स्कैनर में से गुजरे और बोले जाओ। आप लोग सोच रहे हो कि भैया ऐसे ही तो होगा और क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्पेशली वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या होता है, सिक्योरिटी पे बैग रुकवा लेते हैं और बोलते हैं कि भी पैसे दो तभी जाने देंगे। पर इन्होंने, किसी ने पैसे नहीं मांगे, किसी ने बैग नहीं रोके फालतू में, किसी ने फालतू तलाशी नहीं ली, फालतू परेशान नहीं करा। एकदम बढ़िया काम हो गया, करप्शन फ्री। नहीं तो एयरपोर्ट पे कुछ नहीं होता भाई, खासकर वेस्ट अफ्रीका में होता था मेरे साथ। पासपोर्ट रख लेते थे, बैग रख लेते थे, बोले पैसे दो तभी जाने दें। वरना और जगह जहाँ पे अच्छे ऑफिसर्स होते थे वो बोलते थे कि भी जो भी है कुछ थोड़ा बहुत दे दो। मैं भी मांगते ज़रूर थे, इधर किसी ने मांगा ही नहीं। सुन लो, फिर से अनाउंसमेंट कर रहे हैं हमारी फ़्लाइट की। अब कह रहे हैं दोबारा कि जल्दी आ जाओ गेट नंबर 2 पे बोर्डिंग के लिए। फ्लाइट उड़ने में 2 घंटे का समय, अभी पता नहीं क्या जल्दी मचा रहे हैं। एक लॉन्च तो ये रहा, ड्रीम लॉन्च के नाम से। हमें जाना है पर्ल लॉन्च में। पर्ल लॉन्च में एंट्री है प्रायोरिटी पास के थ्रू। चलो चलते हैं। यहाँ पे कुछ सोवेनियर्स बेचने लग रहे हैं। बाकी फ्रिज मैग्नेट नहीं लिया यार, ले ही लेनी चाहिए थी। चलो ये आ गया पर्ल लॉन्च। वैसे भैया अपने पास तो प्रायोरिटी पास है, अगर ना हो तो लॉन्च की कीमत है $40, 4 घंटे तक के एक्सेस की। बिजनेस स्वीट भी है, पता नहीं क्या क्या है। सोवेनियर की दुकान है भाई, हद ही मचा रखी है। $10 की मैग्नेट, कमाल कर दिया। मैग्नेट तो नहीं ली यार मैंने, ₹850 की मैग्नेट होती है क्या, फ्रिज मैग्नेट, बहुत ही महंगी थी भाई। ये बोले पर्ल लॉन्च की तो सफाई होने लग रही है, अब दूसरी साइड से जाओ, ड्रीम लॉन्च में घुसो। बोले ठीक है भाई। चलो कुछ खाने का ले लेते हैं यार, क्योंकि टाइम नहीं है, जल्दी निकलना ही है यहीं से। रख तो रखा इन्होंने, क्या क्या इधर खाने का, चावल, मटर पनीर पता नहीं कोई सब्जी है, आलू, ये पता नहीं क्या है, बीफ है तो अच्छा लिख रखा, ये है चिकन की सब्जी, कुछ तरह तरह के फ्रूट्स और सैलेड्स कटे हुए, उधर है ब्रेड और अंडे। चलो जो भी है एक बार जल्दी से खा लेते हैं। लो भाई ये ले लिया खाना मैंने, भैया को मिल गई बियर, मौज होगी। पिछली बार युगांडा वाले एयरपोर्ट पे रह गई थी, पी नहीं पाए थे ढंग से। खाना तो खा लिया, थोड़ी देर फ़ोन वगैरह चार्ज कर लेते हैं और चाय पी लेते हैं। लो भाई अब इस खूबसूरत नज़ारे को कहते हैं अलविदा और करते हैं अपनी फ़्लाइट बोर्ड बुजुम्बरा बुरुंदी के लिए। वैसे सच बताऊँ ना तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था किगाली में कुछ और दिन बिताने का, पर ये प्रॉब्लम होती है कि भी जब आप एक से ज़्यादा जने ट्रैवल करते हो तो सारे प्लान्स आपके हिसाब से नहीं हो सकते, इतने फ्लेक्सिबल प्लान्स नहीं हो सकते। और ये चक्कर भी रहता है कि दोबारा पता नहीं कब आना होगा इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में और इस देश में, और दूसरी बार आना अलग होता है इन कंपैरिजन टू पहली बार आना। दूसरी बार जब आप आते हो, लोगों ने आपकी वीडियोस ऑलरेडी देख रखी होती है, उस देश में लोग आपको कुछ पहचानते भी है, क्या पता कुछ देश आपको बैन ही कर दे, आप कुछ ऐसा बोल दो या वो कर दो, तो पहला एक्सपीरियंस तो पहला ही होता है। अब ये रहा गेट 1, फ्रेंच में लिख रखा है और इंग्लिश में और कीनिया रवांडा लैंग्वेज में, और वो है गेट 2, अपनी गेट 2 पे है शायद। चलो यही है अपना गेट, वो देखो गेट नंबर 2 बुजुम्बरा WB482। 3:40 की फ़्लाइट, अभी वक्त हुआ है 2:40। बाकी मैं तो चाह रहा हूँ काश ये बोले कि भी फ़्लाइट कैंसिल होगी और सभी लोग अपने घर जाओ वापस, इस माने की गाली में थोड़े दिन और रह लेंगे। शुरुआत हो चुकी है फ़्लाइट की बोर्डिंग की। 3:40 की फ़्लाइट है, 3:07 पे बोर्डिंग स्टार्ट करी है और 1:38 पे लग गए थे, आ जाओ जल्दी बोर्डिंग गेट पे बोर्डिंग के लिए। यानी कि अभी से 1.5 घंटे पहले लोग लग गए थे, जल्दी आओ बोर्डिंग हो रही है। और अब करी है बोलने के इतने अनाउंसमेंट करने के 1.5 घंटे बाद। चलो भाई बोर्डिंग गेट से निकल गया बाहर, फ़्लाइट बोर्ड करते हैं। 1 2 3, उधर तो 3 फ्लाइट्स खड़ी है रवांडा एयर की, 2 ये आगे एक इसके पीछे है, कुछ बसेस भी खड़ी है इधर इन्हीं की।
एक एयरलाइन पीछे खड़ी है, वो पता नहीं कौन सी है। चलो भाई घुसते हैं फ्लाइट के अंदर। चलो बैठते हैं भाई, टांगे फंस गई हमेशा की तरह। स्वागत है मेरी शायद कंट्री नंबर 110 होगी मेरे ख्याल से। चलो जोन सी भी है, बुरुंदी देश की कमर्शियल कैपिटल बुजुम्बरा और इनकी लार्जेस्ट सिटी के एयरपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। देश चाहे गरीब हो, पर एयरपोर्ट इन्होंने शानदार बना रखा है। बाहर से तो अभी तक जो दिख रहा है, अंदर चल के देखेंगे कैसा है। ये अंडे से लगा रखे खूब सारे, जिस तरह अंडे की ट्रेन नहीं होती ऐसा लग रहा है। करीबू वेलकम पैसेंजर्स अराइवल। चलो फ्री वाईफाई, अरे मेरे फ़ोन में वाईफाई जुड़ गया अपने आप, ओपन वाईफाई है, इंटरनेट चलने लग रहा है, नोटिफिकेशन आने लगी। घुसते ही वीज़ा ले लेते हैं, टेम्परेचर चेक करा और हाथ सैनिटाइज करें मेरे। लो मित्रों, सारा काम हो गया, वीज़ा लगवा लिया, ये वीज़ा की रसीद है, इमिग्रेशन होगी। बैगेज बेल्ट पे हमारे अलावा कोई भी नहीं है, सभी लोग अपना बैग लेके जा चुके हैं। बैग साइड में रख रखी है, जिन जिन के रह गए मेरा बेल्ट पे पड़ा है, उठा लेते हैं। लो भाई कस्टम्स वगैरह चेकिंग सब हो गया, बाहर निकलते हैं एयरपोर्ट के अराइवल पे। कुछ ऐसा है भाई इनका अराइवल, सही है, कोई इतना बुरा भी नहीं है। कुछ दुकानें हैं लेकिन सारी बंद पड़ी है, पता नहीं क्यों। कोई सिम कार्ड वाली दिख रही हो तो सिम कार्ड ले लेते हैं। पर इससे पहले डिस्कस करते हैं भाई एयरपोर्ट पे हुआ क्या, वीज़ा फीस कितने की थी, क्या प्रोटोकॉल था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये देखो, एयरपोर्ट पे जेसीबी खड़ी कर रखी है, कोई बोर हो रहा हो तो जेसीबी खुदा ही देख लेता कि अराइवल पे सीधा अंदर खड़ी कर रखी है। पेंट वेंट का काम चल रहा होगा। वैसे यहाँ पे एक एटीएम मशीन भी लगा रखी है करेंसी निकलवाने के लिए। इको बैंक का ही एटीएम है। अफ्रीका में कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो इको बैंक सही है, वैसे इको बैंक से निकलवा लिया करो, ये सबसे कम रेट चार्ज करता है। पीछे करेंसी एक्सचेंज ब्यूरो भी है और इनकी करेंसी है बुरुंडियन फ्रैंक, और एक यूएस डॉलर में लगभग 2916-17 बुरुंडियन फ्रैंक होते हैं, और एक भारतीय रुपये में मान लो 34 के करीब बुरुंडियन फ्रैंक होते हैं। बाकी मेरे पीछे इन्फॉर्मेशन वाला जो डेस्क है, उधर जाके मैंने पूछा सिम कार्ड मिलेगा यहाँ पे, बोला नहीं, टाउन जाना पड़ेगा। ल्यूमिटेल करके कोई कंपनी दिखा तो रहा है यहाँ पे। बाहर निकलते हैं और एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बताता हूँ। इधर शॉर्टकट से निकले, आगे से जाए, इधर तो कुछ नहीं है। ये एयरपोर्ट की एंट्रेंस है, इधर इनका झंडा लगा है। चलो चल के झंडा देखते हैं। कुछ टैक्सी वाले खड़े हैं इंतजार में कि कोई आएगा, पर खाली सही हो गया एयरपोर्ट तो। ये देखो, ये है बुरुंदी देश का झंडा। अब इसमें आपको बीच में 3 स्टार दिख रहे होंगे और साथ में 2-3 कलर दिख रहे होंगे। तो ये देखो साइड्स में जो ग्रीन कलर है ये दर्शाता है होप या फिर फ्यूचर इस देश का, और जो रेड कलर है ये दर्शाता है सफरिंग ऑफ द नेशन। वाइट कलर ये जो है ऑब्वियसली वाइट इज फॉर पीस, और बीच में 3 सितारे हैं। ये 3 सितारे सिग्निफाई करते हैं इस देश के 3 ट्राइब्स, हुतू, तुत्सी और त्वा। हालांकि त्वा सिर्फ 1% है देश की पॉपुलेशन में, जो कि सिमिलर पैटर्न था रवांडा में भी, कुछ ऐसा ही यहाँ पे है बुरुंदी में। हमें यहाँ से जाना है विलेज होटल। ये टैक्स वाला बोल रहा है $20 यहाँ से जाने के। भाई इधर एक महीने की कमाई होती है एक इंसान की $20 इस देश में, और ये यहाँ से 10 किलोमीटर के $20 मांग रहा है। बाहर भी ल्यूमिटेल का ही बोर्ड लगा हुआ है, उसी सिम कंपनी का। टैक्सी वालों से नेगोशिएट कर रहे हैं, कोई ले चले तो। हमें 10-15 किलोमीटर जाना है, 15 तो नहीं है, शायद 12 है मेरे ख्याल से, और ऐसे रेट मांग रहे हैं फॉरनर देखते ही। देख लो भाई कुछ नज़ारे बुरुंदी के बुजुम्बरा एयरपोर्ट के। पीछे झंडे खूब सारे लगा रखे। एयरपोर्ट वैसे सुंदर है, पीछे आपको नाम भी दिख रहा होगा शायद एयरपोर्ट का। काफी लोग यहाँ पे फोटोज खिंचा रहे हैं। बढ़िया सा वाइब्रेंट सा एरिया ना, इनका झंडा भी थोड़ा ऐसा ही है, वाइब्रेंट सा, कलरफुल सा। बाकी मैं आपको एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने आईटा की वेबसाइट पे देखा था, आईटा जिसके रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से सारी एयरलाइंस ऑपरेट करती है, तो आईटा की वेबसाइट पे दिखा रहा था कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को बुरुंदी का वीजा लेना पड़ेगा और हम ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट से। लेकिन ई वीजा लेने का टाइम नहीं था, और मैंने सुना था बहुत लोग वीजा ऑन अराइवल लेते हैं, क्योंकि इनका ना एक ट्रांजिट वीजा होता है, जो अगर आप 3 दिन से कम का लोगे तो आपको ऑन अराइवल मिल जाता है। अगर लेकिन 3 दिन से ज्यादा का हो तो उसके लिए शायद आपको कोई इन्विटेशन लेटर भी चाहिए होता है। एनीवे, रवांडा के एयरपोर्ट पे किगाली पे मैंने बोला कि भाई वीजा ऑन अराइवल लेंगे, और हमें फ्लाइट बोर्ड करने दी, कोई दिक्कत नहीं आई। फ्लाइट में चढ़ गए, लैंड हुए यहाँ पे बुजुम्बरा एयरपोर्ट पे। लैंड होते ही सीधा वीजा ऑन अराइवल के काउंटर पे गया मैं। वहाँ पे उन्होंने मेरे को एक लेटर सा दिखाया कि ये लेटर लेके आए हो आप। मैं बोला नहीं, ये तो नहीं लाया। बोले कितने दिन के लिए रुकोगे? मैं बोला मैं 3 दिन से कम वाला वीजा लूंगा, ट्रांजिट वीजा लूंगा। बोले अच्छा फिर ठीक है। और स्क्रीन पे आप तस्वीर भी देख रहे होगे, मैंने इमिग्रेशन काउंटर पे जो रेट्स लगे हुए थे उसकी फोटो खींच ली थी। तो 3 दिन तक का जो वीजा था, ट्रांजिट वीजा उसे बोलते हैं, वो था $40 का, यानी कि वही अपने भारतीय $3500। और जो दूसरा वीजा था वो था 1 महीने का मल्टीपल एंट्री वीजा, जिसकी कीमत थी $90, यानी कि अपने भारतीय $8000 से थोड़ा कम, $7700 के राउंड। और शायद उसके लिए कोई इन्विटेशन भी चाहिए था, पर मैं बोला कि भाई मेरे को तो ट्रांजिट वीजा चाहिए 3 दिन तक का। तुरंत $40 मैंने दिए। बहुत ढीले थे वैसे एयरपोर्ट वाले, काफी टाइम लगाया,
धीरे धीरे काम कर रहे, प्रोसेस कर रहे। पहले काउंटर पे मैंने पासपोर्ट दिखाया और बताया ये वीज़ा चाहिए, फिर उसने दूसरे काउंटर भेज दिया बराबर वाले पे, दूसरे पे पेमेंट करी, तीसरे वाले ने स्टिकर वीज़ा, एक एक्चुअल स्टिकर वीज़ा प्रिंट करके मेरे पासपोर्ट में चिपकाया, साथ में रसीद भी दी है। उसके साथ मैं गया इमिग्रेशन पे, इमिग्रेशन मेरे से पूछा कि भाई कितने दिन रुकोगे, मैं बोला 3 दिन से कम ही रुकूंगा। बोले कहाँ रुकोगे, मैं बोला इस होटल में रुकूंगा। लेडी थी, फ्रेंडली सी थी, मेरे फिंगरप्रिंट लिए और तुरंत मेरे को पासपोर्ट स्टैम्प करके दे दिया। स्टिकर वीज़ा के लिए फ़ोटो भी इन्होंने पासपोर्ट वाली फ़ोटो ही उस पर यूज़ कर ली। आया, तुरंत बैग उठाया और अब हम निकल गए एयरपोर्ट के बाहर। ये था अभी तक का सफ़र हमारा। मतलब बुरुंदी देश में गरीबी इतनी ज़्यादा है कि लिटरली जो ये $20 टैक्सी वाला हमसे मांग रहा था ना, महीने की लोगों की सही में कमाई होती है इतनी एक महीने की। $10 इज गुड प्राइस, लेट्स गो। Yeah, it's great price. Let's have a great day. Let's sit in the car. Let's talk. We are now friends. Today is fuel is the problem, my friend. What? Fuel. Fuel? Yes. How much is the fuel for? Fuel is the problem. The Burundi. I'll buy you beer and you'll forget the Can problem. take Let's go. $10 and $30,000. Let's go. $10. Let's go. We don't have Burundi money, bro. Come. I'll give you $10 and I'll buy you a beer. Let's go. चलो भाई, इस टैक्सी में चलना है। करीना खुल नहीं रही क्या? ओके, परफेक्ट। Nice car, by the way. It's automatic? Yes. What's your name? Your name? My name is Exabi. Exabi, okay. What's that? Fuel cost 400,000 for how much fuel? 1 liter? Sure. For this 1 liter? अरे यार अब ये यूं ना कहे कि कोई और ले जाए। This is 1 liter or 1 gallon? Very true. Very true. Where? 14 like 4? You're speaking French. You speak French? No English? क्योंकि बेल्जियन रूल में था, रवांडा भी पहले और बुरुंदी भी, तो बेल्जियम के टाइम जो लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी वो थी फ्रेंच। बेल्जियम देश, आप लोग सोचोगे भाई फ्रांस थोड़ी है, बेल्जियम हो तो, लेकिन बेल्जियम देश में 3 भाषाएं बोली जाती है। जो वेलोनिया रीजन है बेल्जियम देश का, यानी कि उनका साउथ वाला, उधर फ्रेंच बोलते हैं। जो उनका फ्लैमिश रीजन है नॉर्थ वाला, उधर डच बोलते हैं। जो उनका जर्मनी देश के साथ वाली जो बॉर्डर वाला पार्ट है, उधर जर्मन बोलते हैं। और जो ब्रुसेल्स उनका जो तीसरा रीजन है, एक्चुअली ब्रुसेल्स जो इनकी कैपिटल सिटी है उसे बोलते हैं ब्रुसेल्स, उधर ही सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो बेल्जियम के टाइम जैसे मैंने बताया, रवांडा और उरुंडी ये जो टेरिटरी थी, इधर की लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी फ्रेंच। तो पहले के लोग अभी भी फ्रेंच ज़्यादा बोलते हैं। हालांकि रवांडा ने तो इंग्लिश अडॉप्ट कर ली, लेकिन बुरुंदी में मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक भी लोग फ्रेंच ही ज़्यादा बोल रहे हैं। 2008 से रवांडा का तो सिस्टम चेंज हो गया था स्कूल्स का, क्योंकि काफ़ी लोग रेवोल्यूशन के टाइम भाग गए थे युगांडा, और युगांडा से जब लौट के वो अपने साथ काफ़ी इंग्लिश ले आए। और आज के दिन ज़्यादा यूजफुल लैंग्वेज इंग्लिश ही है, बिजनेस करना हो, ट्रेड करना हो। रवांडा में इसलिए इंग्लिश आ चुकी है फ्रेंच से ज़्यादा। इधर अभी अपन देखेंगे क्या एक्सपीरियंस रहेगा। भाई तो ज़्यादा फ्रेंच ही बोलता है। चल रहे एयरपोर्ट से बाहर। एयरपोर्ट तो हालांकि शानदार ही बना रखे हैं इन्होंने, ये देखो काफ़ी कलरफुल सा। इनके फ्लैग के जो कलर्स हैं हर जगह इन्होंने पेंट कर रखे हैं, फ्लैग लगा रखे हैं और रोड के किनारे भी वही कलर से पेंट कर रखा है। ये एक ऑटोमेटिक पेमेंट मशीन भी लगा रखी है यहाँ पे एयरपोर्ट की पार्किंग के लिए। यार ये एरिया तो शानदार है इनका, एयरपोर्ट के आसपास वाला काफी खूबसूरत है। बाकी आम जो लोग हैं वो आपस में बात करने के लिए फ्रेंच यूज नहीं करते, किरुंडी बोलते हैं मेरे ख्याल से। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक? किरुंडी? किरुंडी। तो बुरुंडी की जो वैसे लैंग्वेज है ना, वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोग आपस में बात करने के लिए किरुंडी बोलते हैं। रवांडा की थी कीनिया रवांडा, दोनों बहुत सिमिलर सी लैंग्वेज है, बंटू लैंग्वेजेस है, दोनों इंटेलिजिबल है आपस में, तो ये बात कर सकते हैं अपनी अपनी भाषाएं बोल के। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो वो है फ्रेंच, इंग्लिश, किरुंडी और स्वाहिली। जी हाँ, ये स्वाहिली कोस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। कीनिया, तंजानिया में तो स्वाहिली बहुत ज़्यादा बोलते ही है। इन पार्ट्स में भी स्वाहिली बोली जाती है आसपास के देशों में, इनके पड़ोसी देशों से ट्रेड करने के लिए। तो स्कूल्स में स्वाहिली भी सिखाई जाती है आजकल, इंग्लिश, फ्रेंच, और इनकी लोकल लैंग्वेज किरुंडी होएगी। ये मेन रोड आप देख ही रहे हो कितनी चौड़ी है, साफ सुथरी, स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। और इसके साथ में ही एक हाउसिंग प्रोजेक्ट भी है जिसमें आपको बढ़िया बढ़िया घर बनते हुए दिख रहे हैं। ये देखो क्या शानदार घर है यार, कैसे इन माउंटेन्स को भी ओवरलुक कर रहे हो, और पेड़ लगा रखे हैं इतने अच्छे से ट्रिम करके, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े घर एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर। तो मेरे ख्याल से देश का सबसे बढ़िया पार्ट तो अपने को देखने को मिल ही रहा है अभी। बाकी अगर आप बुरुंडी देश का या बुजुम्बुरा जिस शहर में हम हैं इसका मैप देखोगे तो बुरुंडी देश की बॉर्डर्स की बात करें तो इसके आसपास कुछ देश है, जैसे नॉर्थ में रवांडा जिधर से हम अभी आए हैं,
इसके ईस्ट में और साउथ ईस्ट में है तंजानिया, और इसकी पूरी वेस्ट कोस्ट के लोग है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और बुजुम्बुरा शहर से तो डीआरसी देश इतना नजदीक है कि यूं मान लो मैं इधर से कोई पत्थर उठा के फेंकूंगा तो सीधा कॉन्गो में जाके गिरेगा। और बाकी इसके साउथ वेस्ट में है लेक टंगनीका, विच इज द डीपेस्ट एंड द सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। अभी तक तो देश का इतना खूबसूरत पार्ट दिख रहा था, अभी भी दिख ही रहा है फिलहाल। मतलब बढ़िया रोड्स, इतनी गंदगी वगैरह कुछ नहीं, पेड़ पौधे, हरियाली, और शाम का समय तो पहाड़ भी सुंदर लग रहा है, सनलाइट भी अच्छी पड़ रही है। और मतलब ये पार्ट देख के तो कोई जज कर ही नहीं सकता कि भी ये देश इतना गरीब है। ये देखो, ये है स्टैचू इनके एक्स प्रेसिडेंट का, जिन्होंने मेरे ख्याल से 4 टर्म या कितनी सर्व करी थी, 2020 तक थे, उनकी डेथ हो गई थी। हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से या कोविड से, पक्का नहीं पता। आगे भाई हम शहर के बीचों बीच सीख लग रहा है, मतलब ये इनका शहर का सबसे मेन एरिया होगा। पर सारी दुकानें बंद सी पड़ी यार, सैटरडे है आज, शाम के 5 बजे है, 5:18 टू बी प्रिसाइज। बंद से लग रहे हैं बिजनेसेस, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ, भीड़ लग ही नहीं रही, जबकि भीड़ तो इतनी होनी चाहिए इस देश में। भाई जस्ट अभी सामने हमें रोका एक सिपाही ने और बोला गाड़ी पीछे करो और इस रास्ते से तुम नहीं जाओगे, जबकि और गाड़ी बस ही जा रही है। शायद पता नहीं टैक्सीज को नहीं जाने दे रहे, क्या चक्कर है। इसने बोला क्यों नहीं जाने दे रहे, बोला बस जाओ उल्टे, तो अब हम मोड़ के दूसरे रास्ते से निकल रहे हैं। और पूरे अफ्रीका को अगर हम ढंग से कंसीडर करें तो सिर्फ मॉरिशस की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा थी रवांडा से, लेकिन मॉरिशस का एरिया बहुत कम है, सिर्फ 2000 स्क्वायर किलोमीटर ही है। तो एटलीस्ट जिन कंट्रीज का एरिया 10,000 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा है, तो उसमें सबसे ज्यादा आते हैं पूरे अफ्रीका में नंबर 1 पे रवांडा, और नंबर 2 पे आता है बुरुंडी देश, यानी कि बुरुंडी सेकंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ अफ्रीका, मेनलैंड अफ्रीका की अगर हम बात करें। और बाहर वाली कंट्रीज भी ले ले तो मॉरिशस 1 पे है, रवांडा 2 और बुरुंडी 3 पे। तो उस हिसाब से इतने कम एरिया में इतने ज्यादा लोग रहने लग रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ लोग रह रहे हैं 28,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, तो सड़कों पे तो इतनी भीड़ होनी चाहिए थी। और बुजुम्बुरा तो वैसे भी इनकी कमर्शियल कैपिटल है, लेकिन उस हिसाब की भीड़ शहर में अभी तक दिख नहीं रही। पता नहीं शाम का समय इसलिए, वीकेंड है इसलिए, पता नहीं क्या कारण है, या फिर हम इनके भीड़ वाले एरिया में नहीं, अभी कुछ भी हो सकता है। ओ भाई साहब, लाइन देखना बसों के लिए। ओ भाई साहब, अब यकीन हो गया, सही में है भाई, खूब पॉपुलेशन खूब है, देख लो भाई, भीड़ होगी खत्म। अब भाई दिख रहा है देश का असली पार्ट। यार बस में लगने के लिए कोई लोग देखना कहाँ से लाइन शुरू है, कितनी लंबी लाइन, कितने मीटर्स, भीड़ वाला एरिया शुरू हो गया। और ये देखो कहाँ से लोग लाइनों में लगे हुए, देखो बस में चढ़ने के लिए कितनी लंबी लाइन लोगों की, हद होगी भाई। आराम से भाई मारेगा। जितना ज़्यादा हम एयरपोर्ट से दूर जा रहे हैं उतनी ज़्यादा भीड़ और गरीबी से भी हमें दिखने लग गई है। मतलब यार वो बस स्टैंड था, लेकिन बस स्टैंड पे कोई बैठने की जगह नहीं, बेंच कुर्सी कुछ भी नहीं, धूप पड़ रही है, लोग लाइन में लगे हुए हैं, इतनी लंबी लाइन 100-150 मीटर लंबी, खड़े हैं बस बैग टांगे। इतनी कैपेसिटी तो उस बस की नहीं है। यहीं कहीं हमारा होटल है, एक पेट्रोल पंप गया, दिस वन। कुछ बाहर रोड पे ऐसे नज़ारे हैं, होटल के जस्ट बाहर, विलेज होटल नाम है। गुड बाय ब्रदर। एडिडास की गाड़ी में बैठ के आगे दे दिए भाई को $10। कमरे की तरफ चलते हैं। इधर है भाई हमारा C2 है कमरा, C1 और C2। अच्छा, वो आमने सामने के दे रहे थे पहले शायद। होटल में चेक इन कर लिया और अब मैं होटल से बाहर निकल गया, साथ ही मैंने बुरुंदी देश की कुछ करेंसी भी ले ली। अब मैंने आपको एयरपोर्ट पे बुरुंदी करेंसी के बारे में बताया था, वही ऑफिशियल बैंक रेट देख के कि भी $1 में इतने बुरुंदी के फ्रैंक है और 1 भारतीय रुपए में इतने फ्रैंक है, जो कि था $1 में 2900 कुछ फ्रैंक और अपने 1 भारतीय रुपए में 34 कुछ बुरुंदी फ्रैंक। लेकिन इसमें एक कैच है, दुनिया के ऐसे जितने भी देश है ना, अंडर डेवलप्ड या गरीब देश, इन देशों में ना फॉरेक्स की बहुत कमी रहती है, यानी कि फॉरेन करेंसी की, और इसी कारण इन देशों में ना करेंसी का काला बाजार होता है, यानी कि ब्लैक मार्केट। तो अगर आप ऑफिशियली बैंक का रेट देखोगे वो रेट तो कुछ और होता है, $1 में जैसा हमने देखा 2900 कुछ बुरुंदी के फ्रैंक थे। लेकिन असलियत में जब आप इस देश में आके पैसे चेंज कराओगे $, कैश देके बदले में बुरुंदी करेंसी लोगे, तो आपको मिलेंगे लगभग 7000 बुरुंदी फ्रैंक। जी हाँ, अगर आप कार्ड से पेमेंट करोगे या फिर आप ATM से निकलवाओगे या फिर आप ऑफिशियली बैंक से जाके एक्सचेंज रेट लोगे तो आपको 2900 ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप कैश डॉलर दोगे तो आपको $1 के बदले लगभग 7000 बुरुंदी फ्रैंक मिलेंगे। तो यानी कि 1 भारतीय रुपए में हमें पड़ रहे थे 34 बुरुंदी फ्रैंक, लेकिन जब मैंने यहाँ पे आके इस देश में पैसे चेंज कराए तो मुझे 1 भारतीय रुपए मिले हैं 82 बुरुंदी फ्रैंक, यानी कि लगभग जो ऑफिशियल कीमत थी उससे मुझे ऑलमोस्ट 2.5 गुना कीमत मिली है। आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है इनका नोट,
5000 बुरुंदी फ्रैंक का। अब वैसे तो इसकी कीमत $1 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप ऑफिशियल रेट देखोगे वो है 2900 कुछ का, लेकिन क्योंकि मेरे को मिला है ब्लैक मार्केट रेट तो इसकी कीमत $1 से भी कम है। $1 में है 7000 बुरुंदी फ्रैंक और ये सिर्फ 5000 ही बुरुंदी फ्रैंक है, यानी कि ये बनते हैं 70 सेंट्स या फिर अपने भारतीय सिर्फ 60 रुपये। अब आप लोग जानते ही हो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, किसी भी देश में आके जनरली मैं पहले एक सिम कार्ड तलाशता हूँ, कुछ खाना तलाशता हूँ और जिम जाता हूँ। पर जैसे ही मैंने होटल का वाईफाई यूज़ करके गूगल पर डाला जिम्स नियर मी, तो सारे जिम्स बंद दिखा रहा था, क्योंकि आज सैटरडे का दिन है, सारी चीज़ें 3-4 बजे बंद हो जाती है। इसी कारण हमें रास्ते में सारी दुकानें बंद दिख रही थी और कोई भी जिम खुला नहीं दिखा मुझे ऑनलाइन। पर कोशिश करेंगे फिर भी कोई जिम मिल जाए या सिम कार्ड मिल जाए। सिम कार्ड की तो मेरे को बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है कि जब जिम ही नहीं खुले शाम के समय, सिम कार्ड वाला कैसे खुला होगा कोई। तो देखते हैं, किसी टैक्सी वाले से बात करके शहर के बीचों बीच पहुंचते हैं, कोई जिम बाई चांस खुला मिल जाए तो एक्सरसाइज कर लेंगे। या $1,000 या is it five? Is it five? No. 1,000 7,000 and the 50, 100. wow, Thousands. yeah, that's really bad. I'll see you later, thank you. No, sorry, maybe later, tomorrow. और अरे पैर में और गड़ गया ये भाई, ये आपको मैं बताऊं आप हैरान रह जाओगे भाई। मैं बैठा हूँ टैक्सी में और टैक्सी के आप रेट जान के हैरान हो जाओगे यार। यहाँ से मैंने एक जगह तलाशी, मैंने सोचा कि भी टाउन के बीचों बीच चलता हूँ, यहाँ से 2.25 किलोमीटर दूर है, यानी कि 8-9 मिनट की ड्राइव दिखा रहा है गूगल मैप्स से। मैंने ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर ली होटल के वाईफाई से, इंटरनेट नहीं है मेरे पास। तो मैं टैक्सी वालों से बात कर रहा हूँ, सारे बोल रहे हैं कि भाई 20,000 फ्रैंक, जो कि अगर हम ब्लैक मार्केट के रेट से भी देखें तो अपने भारतीय बनते हैं 250 रुपये 3.5 किलोमीटर के टैक्सी के, जो कि बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इससे पहले मैं इसके पड़ोसी देश था जिधर से हम किगाली से आज हम आए हैं, वहाँ पे मोटरसाइकिल चलते थे और 50 रुपये 60 रुपये 90 रुपये में तो मैं शहर के दूसरे कोने पहुँच जाता था मोटरसाइकिल में। जो 12-12 15-15 किलोमीटर दूर के सफ़र थे उसके 90 रुपये लगते थे, और मतलब आमतौर पे 40 रुपये इंडिया के 50 रुपये में आप चले जाते हो, यानी कि 500 रवांडन फ्रैंक में आसपास जाने के लिए काम हो जाता था। अपने 30 रुपये 35 रुपये लगते थे वहाँ, और यहाँ टैक्सी इतनी महंगी पड़ने लग रही है। एयरपोर्ट पे आपने देखा, और इधर शहर में भी कोई चलने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं। तो मैं बोला भाई क्या होने लग रहा है, क्या लूट मचा रखी है, क्या चक्कर है। तो फिर इन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे ना 1 लीटर ऑफ फ्यूल 40,000 बुरुंदी फ्रैंक का आता है, जिसे अगर आप ब्लैक मार्केट रेट से भी अगर इंडियन रुपये में निकाल लोगे ना तो बनता है 1 लीटर तेल 500 रुपये का। और वो एयरपोर्ट पे बंदा यही बात कह रहा था, पर मैंने उसकी बात माननी नहीं। मैं सोचा इतना थोड़ी हो सकता है यार। और अगर आप ऑफिशियल रेट से देखोगे तो ये तो 1150-1200 रुपये का 1 लीटर का तेल हो गया इस देश के अंदर। और जो लोग महीने के इस देश में 1200 रुपये कमाते हैं, वो 1200 रुपये का पेट्रोल कैसे अफोर्ड कर लेंगे 1 लीटर। और टैक्सी वाले भी अगर मेरे से 20,000 मांग रहे हैं तो वो ऑफिशियल रेट के हिसाब से तो $6-7 हो गए, मतलब वही 8-9 रुपये के। पर अच्छा है कि चलो हमने ब्लैक मार्केट में लिया है, 7,000 7,500 तक आपको मिल जाते हैं $1 के बदले ब्लैक मार्केट जो रेट है। पर फिर भी यार 250 रुपये मतलब 7-8 मिनट के सफ़र के इतने गरीब देश में बहुत ज़्यादा है। और अगर ये सच बोल रहे तो ये जो 20,000 फ्रैंक मैं इन्हें दूंगा उसके बदले तो इन्हें सिर्फ आधा लीटर तेल ही खरीद पाएंगे, और उस आधा लीटर का भी आधा तो मेरे को ये छोड़ने में वेस्ट कर देंगे। तो यानी कि सिर्फ ये बदले में 200-250 ml के लायक पैसे कमा पाएंगे इस हिसाब से। इसी वजह से गाड़ियों की हालात भी खराब सी मिलती है, बेचारे कैसे पैसे बचा ले और कैसे अपनी गाड़ी ठीक करा ले, इतनी गरीबी में जीने लग रहे हो। यानी कि जितने पैसे है बुरुंडी फ्रैंक में इस टैक्सी के 3 किलोमीटर दूर जाने के देने लग रहा हूँ, इतने पैसे तो यहाँ का एक लोकल आदमी 1 हफ्ता काम करके कमाता है। तो वो तो टैक्सी अफोर्ड कर ही नहीं सकता। मैं ये सोचने लग रहा हूँ इसे फिर लेता कौन है। बल्कि आगे जो अमीर लोग हैं उनके लिए भी टैक्सी फिर तो बहुत महंगी है। इतनी सारी टैक्सी खड़ी क्यों है सड़क पे, मेरे तो ये नहीं समझ में आने लग रहा है भाई। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि भी इतना गरीब देश भी इतना महंगा पड़ेगा। जिस हिसाब से खर्चे भी होने लग रहे हैं फिर होंगे। होटल का जो कमरा है उसकी कीमत है 1 रात के $60, मतलब अपने वही भारतीय 5,000 रुपये मान लो। यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स सेंटर्स है, बच्चे बास्केटबॉल लेके खेलते हुए आने लग रहे हैं। इधर मेरे ख्याल जिम भी होगा। लेट मी आस्क समवन, कैन यू स्टॉप? ब्रो डू यू नो इफ देयर इज अ जिम हियर? नो? ओके, मे बी ट्राई गोइंग देयर। भाई मैंने उस लड़के से पूछा, वो तो मना कर गया, बोला नहीं है यहाँ पे। रोड की हालत बिल्कुल ख़राब है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा, बहुत खड्डे हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है एकदम। कैसी कंडीशंस है यार। ये इलाका है, गोल्फ क्लब लिख रखा है इधर तो सामने, ये पीछे जिम दिखा रहा है। हाउ डू आई ओपन दिस? ओके, अंदर से खराब है शायद। थैंक यू। ओके बस। I saw it on Google. It said open. It said Vision Fitness Pro. It's there? Oh, it's closed.
Yeah, I think it's closed. वो देखो सामने भाई. Yeah, it's a very good gym and very cheap. Very cheap, but today because it's Saturday, that's why it's closed. Yes, at this time. In Okay. the week, it's very. They can close. Okay. Yeah. On the weekdays, it's open. Like Monday, Tuesday, it's open. Monday and Tuesday. They're open. Yes. Okay. Just get going back then. Thank you, brother. Thank you so much. भाई ये सारे लोग मेरी मदद कर रहे थे. अब चलते अपन वापस बैठते, कोई अपने पे उपाय ही नहीं है. Yeah? Okay. Thank you, brothers. Thank you so much. You all are so nice. Thank you, brothers. Thank you. Thank you. Bye bye. Good night. चलो भाई. I might see you tomorrow or on Monday. भाई बहुत बढ़िया बच्चे थे यार, बहुत ही बढ़िया थे, मेरी बहुत मदद करी इन्होंने. जिम तो बंद थी, जिम अपने को खुली नहीं मिली, पर मैं बोला भाई कोई और गेम खेल लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, मेरे को फिजिकल एक्टिविटी करनी है. कोई भी गेम खेल रहे हो मेरे को अपने साथ खिला लो, कोई भी स्पोर्ट करा लो, ये और कोई कर रहा हो मेरे को बता दो, मैं वहाँ चला जाऊँगा, गेम खेल लूँगा कोई भी. तो बोले पर ना अब अंधेरा हो गया, यहाँ पे लाइट वाइट नहीं जलती तो कोई फायदा नहीं है, अब आप खेल नहीं पाओगे. हम भी जाने लग रहे, सारे चले गए. बोले ये बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे कुछ, पर ये भी पैकअप कर रहे हैं. फिर मैं बोला चलो कोई नहीं भाई, दोबारा आ जाऊँगा, कल आ जाऊँगा. बोले लेकिन कल संडे, कल तो 2 बजे बंद हो जाएंगी चीज़ें, आज तो फिर भी 4-5 बजे हुई है. फिर उन्होंने मेरे को एक जगह और बताई, बोले किंग्स कॉन्फ्रेंस सेंटर करके कोई जगह है, उधर ट्राई कर लो, उधर कुछ खुला मिल सकता है. पर बोले चांसेस उधर भी कम ही है. फिर मैं बोला छोड़ो कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे तो धक्के ही खाने हैं, तो बेफालतू में इतनी महंगी यहाँ पे टैक्सी होने लग रही है. फिर मैं इस ड्राइवर को बोला भाई मुझे वापस ही ले चल, तो ये लड़की मेरी सारी ट्रांसलेशन कर रहे थे, लेकिन ये बोला कि भाई चालक की मैं 20,000 और लूँगा. पर इसे मेरी बात समझ में ना आए और मुझे इसकी ना समझ में आए. तो मैं बच्चों को बोला कि इसे ट्रांसलेट करके तुम समझाओ कि ड्राइवर ने मुझे कहा था कि इसे खाली हाथ वापस आना पड़ेगा और इसे कोई सवारी नहीं मिलेगी यहाँ से. और अब तो मैं इसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी खाली जा रहा था, बोल रहा था मुझे वहीं जाना है वापस. तो अभी 20,000 की इस बात की मांग रही है, इसे बोलो कि मैं 10,000 ऑफर कर सकता हूँ आपकी बारी. तो लड़के बोले हाँ ठीक बात है, वैसे 20,000 का रेट नहीं है, 10,000 ही देने चाहिए, 20,000 ज़्यादा मांग रहे हैं आपसे, इसे हम समझाते हैं. लड़कों ने इससे बात करी और तुरंत 1 सेकंड में बोला हाँ ठीक है कोई नहीं, मैं 10,000 में ले चलूँगा. जबकि मैं बात कर रहा था पहले तो 20,000 बोल रहे थे. पर चलो ठीक है, मान गए 10,000 में, 20,000 अपने पहले लगे, 10,000 अब लग गए, कोई नहीं, इस बार चलो आउटिंग सी होगी. पर ये बच्चे बड़े अच्छे थे, सारे काफ़ी सपोर्टिव थे, हेल्पफुल थे. खेलने वाले बच्चे वैसे भी मददगार होते हैं काफ़ी. यार रात का समय और पूरा शहर सुनसान है, सारे बिजनेसेस बंद पड़े हैं. और मतलब इस मामले में ना मुझे एशियन कंट्रीज बढ़िया लगती है कि लोग ना हसल करते हैं दिन रात, चीज़ें खुली रहती है. देश गरीब हो लेकिन लोग मेहनत पूरी करते हैं. अब दुनिया का सबसे गरीब देश है ये, फिर भी लोग 4-4 बजे दुकानें बंद करके बैठ गए, ऐसे थोड़ी काम चलेगा. लो भाई लौट के बुद्धू घर को आए. वैसे तो इतने दुख रहे ना पैसे मेरे को देने पड़ रहे हैं जो. थैंक यू, मर्सी. Okay, let's see. नहीं खुल गया वीरे. Yeah, it was closed. Every gym was closed. I saw a couple of gyms online, but everything was closed. But it's okay. Maybe tomorrow. Yes. भाई जिस होटल में रुके उन्हीं का रेस्टोरेंट है, साथ में आगे रेस्टोरेंट पे खाना खाने, होटल के बराबर में ही. ये देख लो. Not for me. I don't drink beer. That's for him. Yeah, not for me. Thank you. अभी हम आए हैं ताजमहल रेस्टोरेंट में, जो कि विलेज होटल में ही है. और ये है मेन्यू. भाई बता देना मेन्यू. भाई रेट देख लो आप, काफ़ी सस्ते रेट्स है. मतलब पेट्रोल तो काफ़ी महंगा था देश में, लेकिन ये सारे आप रेट देखोगे 15,000, 16,000. और ब्लैक मार्केट रेट के हिसाब से अगर आप पैसे चेंज कराओगे तो उस हिसाब से काफ़ी सस्ता है खाना. मतलब $2.5, $3 की सब्ज़ी है, चिकन की $4 जो महंगी है, स्टार्टर्स $3, ₹250, ₹200, ₹150 में सब्ज़ी आने लग रही है. काफ़ी सस्ता है उस हिसाब से. और भाई इंडियन रेस्टोरेंट में बहुत महंगा होता है खाना. बाहर जाओ तो इंडियन रेस्टोरेंट में अगर चले गए आप यूरोप वगैरह में तो 4-5 हज़ार रुपये 2 बंदों का भी बिल आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं. और यहाँ पर इतना सस्ता सब कुछ है. बाकी खा के देखेंगे क्या क्वालिटी रहती है. भाई तो क्या खाना, लेकिन मजाक हो गया हमारे साथ. ये देखो लग रहा था कि भी बहुत सस्ता है. ये अब है बुरुंदी फ्रैंक के हिसाब से 19,000 का, यानी कि अपने भारतीय 250 रुपये का. हमने सोचा बड़ा सस्ता है यार, क्योंकि आमतौर पे इसके मिनिमम डबल क्वांटिटी आती है. ठीक है, आया है बिल्कुल इतना सा, 4-5 पीस छोटे छोटे. अब 500 का हो गया. हाँ 500 का ही हो गया, क्योंकि अब ये महंगा लग रहा है फिर.